नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन वॉरियर क्लासेस पर। तो आइए, जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियन वॉरियर क्लासेस आप सभी के लिए लेकर आ चुका है बिहार स्पेशल वीडियो सीरीज, और वो इस उद्देश्य से क्योंकि आने वाले अप्रैल में आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम आ रहे हैं। बिहार PCS 67 का प्री है जो 30 अप्रैल को होने जा रहा है, और साथ ही में बिहार मेंस का भी है। तो ऐसे में बिहार से संबंधित सवाल आने के 100% चांसेस हैं, और वैसा है कि बिहार का हमें पढ़ना, बिहार से संबंधित जो जानकारी है उसके लिए विद्यार्थी काफ़ी चिंतित हैं, और वो ऐसा चाह रहे हैं। काफ़ी लोगों ने डिमांड किया कि सर आप हमारे लिए बिहार स्पेशल सीरीज लेके आइए, ताकि हम बिहार से संबंधित सवालों को आसानी से कर सकें और अपना परिणाम सफल यानी सुनिश्चित कर सकें सकारात्मक रूप से। तो आपके डिमांड पे ही हम लेकर आए हैं बिहार सीरीज, जो हम जानेंगे, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि बिहार से संबंधित हम सारी स्पेशल जो जानकारी है वो लेकर आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। बिहार का इतिहास, बिहार का इतिहास है ना, कितना महत्वपूर्ण गौरवशाली इतिहास है। तो आइए जानते हैं बिहार के इतिहास के बारे में। तो बिहार के इतिहास के बारे में हम कुछ जो बहुत विशाल इतिहास है उसका, लेकिन हमें अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यह देखना है कि कैसे सवाल आते हैं, उसी से संबंधित हमें पढ़ना है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक समझा जाए, ताकि आपसे अधिक से अधिक सवाल सही करके आए अपने इम्तिहान में। तो आइए जानते हैं कि देखिए, बिहार से जो संबंधित सवाल पूछा जाता है उसका जो आप पिछले ईयर का PYQ देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, तो उसमें पाएंगे कि अब जो आधुनिक इतिहास है वहां से अधिक सवाल आ रहे हैं। तो हम पढ़ेंगे भी आधुनिक से अधिक। दूसरी चीज़ आपको ये देखना है कि जब आप बिहार PCS में बैठेंगे तो बिहार से संबंधित जो बिहार का फोकस्ड इतिहास है उससे संबंधित सवाल अधिक आता है, और वैसे में विद्यार्थियों को ज़्यादा परेशान करता है। क्योंकि बिहार के इतिहास में है क्या कि बहुत सारा जो उसका कालक्रम है उसमें बिहार का इतिहास और भारत का इतिहास जो है कॉमन हो जा रहा है। तो वैसे में जो बिहार का इतिहास है सामान्य तौर पर वो पूरे उत्तर भारत के इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ बिहार की अपनी जो इतिहास है थोड़ी अलग होती है, वहाँ पे हम लोगों को क्या होता है, परेशानी होती है। क्योंकि जब वहाँ से सवाल बनते हैं तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और वहाँ पे अक्सर सवाल का उत्तर गलत हो जाता है। तो इसीलिए हम इस वीडियोज़ में, इस सीरीज में यह जानबूझकर ध्यान रखेंगे कि जो सामान्य इतिहास है, जो सिर्फ बिहार का ही नहीं बल्कि भारत के इतिहास में ही पढ़ा जाता है, वो उसी का एक अभिन्न अंग के रूप में पढ़ा जाता है। तो वो सामान्य इतिहास के रूप में हर कोई जानता है, और वहाँ से बिहार से संबंधित अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जब आप पढ़ेंगे, कब, जब वह कालक्रम भी रहा है अतीत में कि बिहार का जो इतिहास है उत्तर भारत के इतिहास से जो मंच है बिहार वो शिफ्ट हुआ है, तो वहाँ पे बिहार की जो कहानी है वो मुख्य इतिहास में कम है। तो वैसे में वहाँ पे जो इतिहास से सवाल आते हैं वहाँ पे काफ़ी परेशानी होती है, तो उनका ध्यान रखेंगे। तो हम आने वाले सीरीज़ में जो इतिहास से संबंधित सीरीज आएंगे उसमें हम उसी चीज़ों का ज़्यादा जिक्र करेंगे जहाँ पर बिहार का इतिहास जो है एक अलग ही इतिहास बन रहा है, यानी भारत के इतिहास से थोड़ा हट जाता है, तो वहाँ उसको हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। आइए, तो सबसे पहले कुछ चीज़ों को समझते हैं, मोटा मोटी बात जिसको कहते हैं इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। अर्थात जो हम जानते हैं इतिहास क्या होता है, जो मानव समाज के अतीत के उस भाग को बताता है जिसके लिए लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हो। जी हाँ, बिल्कुल ये समझने वाली बात है कि इतिहास किसे कहते हैं। क्या इतिहास और अतीत में कोई अंतर है? तो यस, अंतर है। क्या है अंतर? तो अतीत जो है बीता हुआ कल है, और बीता हुआ कल आज को छोड़ दें तो कल यानी कि जो बीत गया वो सब कुछ अतीत है।
परंतु सब कुछ इतिहास नहीं है। क्यों? क्योंकि इतिहास तब कहते हैं जब उस मानव समाज के अतीत का वह भाग जिसके लिए लिखित साक्ष्य भी मौजूद हो, तो उसे इतिहास कहते हैं। आइए थोड़ा समझते हैं। देखिए, हमने आपको लिखा है ये प्राक इतिहास, आदि इतिहास और इतिहास। दरअसल ये क्या है? अगर हम समय की बात करें, मान लीजिए हम आज 2000 कहाँ हैं? आज हम 2022 में हैं, तो ये 2022 में हैं। और आज अगर दिनांक 2022 से पहले अगर हम कहें कि आज मान लीजिए 7 मार्च 2022 है, तो आज से पहले जो भी रहा है वो सब क्या है? अतीत है। तो अतीत तो जीवन का भी हो सकता है, पृथ्वी का भी हो सकता है, पर हम मानव समाज का अतीत की बात करेंगे। तो मानव समाज का अतीत भी तो बहुत लंबा है? तो मानव समाज के अतीत को हमने 3 भागों में बांटा है। हमने नहीं, इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा है। एक को प्राक इतिहास कहते हैं, दूसरे को आदि इतिहास कहते हैं और तीसरे को इतिहास कहते हैं। क्यों? ये समझना बहुत जरूरी है। तो प्राक इतिहास तब कहते हैं जब उस कालक्रम में जो साक्ष्य हैं वो सिर्फ, क्योंकि इतिहास बिना साक्ष्य के हो ही नहीं सकता, तो साक्ष्य जो उपलब्ध हैं उस समय के लिए, उस अतीत के लिए, वो सिर्फ पुरातात्विक है। तो मानव समाज का वह अतीत जिसके लिए सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हो, उसे प्राक इतिहास कहते हैं। दूसरा आदि इतिहास। अब प्राक इतिहास का उदाहरण देखिए, तो पाषाण काल जो हम लोग पढ़ते हैं वो सभी कहाँ आते हैं? प्राक इतिहास के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, उससे आगे बढ़ें तो मानव हम जानते हैं कि पहले क्या था, है ना? चिंपैंजी यानी कि एक वनमानुष यानी कि जो जानवर थे, चिंपैंजी थे, उसी से उद्भव हुआ है। तो उस उद्भव के क्रम में धीरे धीरे उसे पढ़ना लिखना तो आता नहीं था। धीरे धीरे विकसित करते करते फिर वो एक वक्त ऐसा भी आया कि उसने कुछ अपनी भावनाओं को, विचार को व्यक्त करने के लिए लिखित माध्यम का भी शुरुआत किया। तो वहां से लिपि आई। तो वैसा वक्त मानव समाज का वह कालखंड जिसके लिए लिखित साक्ष्य तो मिलते हों परंतु उसे पढ़ा या समझा नहीं गया हो, तो उस कालखंड को आदि इतिहास के नाम से जानते हैं। यानी आप अगर सिंधु सभ्यता की बात करें तो सिंधु सभ्यता उस वक्त का क्या है? कुछ सील मिले हैं, उस पर कुछ चिन्ह हैं, कुछ लिखी हुई बातें भी हैं, परंतु उसको पढ़ा और समझा नहीं गया है, इसलिए उसको आदि इतिहास के श्रेणी में रख दिया गया है। आगे बढ़े तब हुआ कि जो उसकी लिखावट है उनका और विकास हुआ, और उसके बाद से जब लिखित साक्ष्य मौजूद भी हैं, साथ ही साथ वो पढ़ा और समझा गया है। यानी जो इतिहास का लेखन हुआ है पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ लिखित साक्ष्य का भी उपयोग किया गया है, तो उस मानव समाज के उस कालखंड को इतिहास कहा जाता है। ठीक, तो ये हम मोटा मोटी अंतर समझ गए। प्राक इतिहास, आदि इतिहास, इतिहास, इसको बोलते क्या है? तो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। अब उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि यहां प्राचीन लिखा हुआ है, मध्यकालीन लिखा हुआ है और आधुनिक लिखा हुआ है। दरअसल जो वक्त है यानी समय है उसमें कोई खंड ऐसा नहीं है, परंतु मानव अपनी सुविधा के लिए, इतिहासकार अपने सुविधा के लिए एक विशेष क्रम तक, विशेष घटना तक को आधार मान के उसको खंड में बांट दिए हैं, और वो है प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक काल इतिहास। ऐसे क्यों? अपनी सुविधा के लिए, ताकि आसानी से उसे हम समझ सकें, याद रख सकें।
तो आइए जानते हैं कि भाई इतिहास है तो उसमें काल से संबंधित ही जो है विभाजन किया गया है। तो क्या है विभाजन का? तो 8वीं शताब्दी से पहले को प्राचीन इतिहास कह दिया गया और 8वीं से 18वीं शताब्दी तक के इतिहास को मध्यकालीन इतिहास कहा गया और 18वीं शताब्दी के बाद से जो घटनाएं हो रही हैं उन्हें आधुनिक इतिहास के अंतर्गत रख दिया गया और उसे उस तरीके से पढ़ते हैं। तो ये भी हम लोग समझ गए, है ना। चलिए थोड़ा सा आपको ये भी हम बताना चाहेंगे कि विश्व का जो इतिहास है तो उसके कालक्रम में जो उनका भी विभाजन हुआ है प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में। तो उनका जो प्राचीन काल है हमारे यहाँ कहाँ है? 8वीं शताब्दी। तो उनका जो विभाजन है 5 शताब्दी यानी 5वीं शताब्दी। 5वीं शताब्दी से पहले जो है उनका प्राचीन है और 5वीं से 15वीं शताब्दी को मध्यकालीन कहते हैं और 15वीं के बाद को आधुनिक कहते हैं। तो ये थोड़ा सा उनके यहाँ है, तो बस ये भी जान लेना जरूरी है। कभी आप जब विश्व इतिहास पढ़ें तो इस चीज़ का वहाँ पे उपयोग होगा। आइए तो हम जो ये तो थी छोटी छोटी बातें जो हम समझ गए। अब हम एक करके, क्योंकि हमें बिहार का इतिहास पढ़ना है, तो दूसरी जो आमतौर पे हमें समझने वाली बात है कि जो हम बिहार का इतिहास कह रहे हैं, क्या वो बिहार जो आज बिहार है क्या वही रहा है वक्त में? तो आप पहले तो यही सोचेंगे कि क्या भारत का जो आज का नक्शा है क्या यही है? तो नहीं, आज का भारत जो है वो तो अलग है ना। आप देख सकते हैं कि यहाँ से क्या है, एक सीमा है। तो ये क्या है? बदलाव है। तो हम इतिहास में पढ़ते क्या हैं? उसी परिवर्तन को तो पढ़ते हैं। तो जब हम वर्तमान से पीछे जाते हैं तो जो पुरानी चीज़ हैं उस चीज़ों को उस रूप में पढ़ते हैं। जैसे पहले था तो वैसे 1947 से पहले क्या था, ऐसे जैसा था भारत हम वैसा भारत की बात करेंगे, है ना। तो वक्त के साथ परिवर्तन होता ही रहता है और उसी परिवर्तन को ही तो इतिहास में पढ़ा जाता है और समझा जाता है। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए थोड़ी सी समझ लें कि जो हम बिहार पढ़ने जा रहे हैं क्या ये बिहार का स्वरूप आज जैसा है क्या वैसा ही रहा है क्या अतीत में भी? तो नहीं, बदलता हुआ स्वरूप रहा है। और आज जो हमारा सवाल आता है इतिहास में संबंधित जो सवाल आते हैं तो वो उसका फोकस पॉइंट ये स्वरूप है। अगर हम बात करें तो ये स्वरूप है। तो अभी जो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़ें तो हमें उन घटनाक्रमों को और उस स्थानों को अधिक जोर दे के पढ़ना है जो आज का वर्तमान स्वरूप है। क्योंकि जो सवाल आते हैं बीपीएससी में या फिर अभी जो बिहार से स्पेशल जो सीरीज या जो इम्तिहान होने जा रहे हैं, एग्जाम्स होने जा रहे हैं, उसमें जो सवाल है उसमें इससे संबंधित जो है उसकी वरीयता दी जाती है। कब? आधुनिक समय में। बाकी तो हमने पढ़ा ही कि जो इतिहास है प्राचीन समय का इतिहास है, मध्यकालीन समय का इतिहास है, उसमें क्या है कि इतिहास कई वक्त ऐसा हुआ कि जो इस भूखंड का जो इतिहास है वो उत्तर भारत के इतिहास का बहुत अभिन्न अंग रहा है। तो वो सामान्य तौर पे पढ़ते हैं भारत के इतिहास में। तो आइए तो हम थोड़ा सा कह लें कि पहले बिहार देखिए तो बंगाल प्रांत में ही जुड़ा हुआ था। इसमें आज का अगर देखें तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और असम का भी पार्ट जो था मिला हुआ था। बाद में ये बट गया और वो हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि कैसे ये 1912 में पहले बिहार प्रांत बंगाल प्रांत से अलग होकर के ये क्या बनता है, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, ये तीनों अलग हो जाते हैं, यानी ये बिहार होता है 1912 के बाद। फिर 1912 के बाद क्या होता है कि 1936 में उड़ीसा अलग हो जाता है, यानी अब जो बिहार का स्वरूप रहेगा वो ऐसा, यानी बिहार झारखंड का। और उसके बाद जो है बिहार का जो 2000 में है फिर से बंटवारा होता है बिहार और झारखंड के रूप में। 15 नवंबर 2000 को ये भी बट जाता है, यानी अब बिहार का स्वरूप जो है वर्तमान स्वरूप इस प्रकार से बचा है। तो अब जो सवाल आ रहे हैं उसमें जो खास करके आधुनिक घटनाक्रम जो हो रहे हैं इनके संबंधित पूछे जाते हैं, तो हम उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। तो आइए
हमने जैसा कि पहले ही कहा कि हम इतिहास को पढ़ते समय दो बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारे लिए इतिहास समझना आसान हो जाएगा। पहली चीज़ कि हम कालक्रम को एक कंटिन्यूटी के साथ पढ़ें, क्योंकि बार बार इतिहास में क्रम का, घटनाओं का क्रम और समय को याद रखना काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ऐसे में अगर हम एक कालक्रम से पढ़ रहे हैं तो फिर ये आसान हो जाता है। और दूसरी चीज़, कहा जाता है कि हमारे मस्तिष्क को शब्दों की अपेक्षा चित्र अधिक याद होते हैं और ज़्यादा देर तक याद होते हैं। तो जब भी पढ़ा करें, समझा करें तो उसे एक चित्र का रूप दें, उसे फ्लो चार्ट बनाएं, या फिर आप उसे क्या कर सकते हैं, मैप का सहारा ले सकते हैं, किसी डायग्राम का सहारा ले सकते हैं, लेकिन उसे चित्रात्मक रूप जरूर दें ताकि आपके मस्तिष्क को अधिक से अधिक याद हो और अधिक समय तक याद रहे। तो आइए हम उसी रूप में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर प्राक इतिहास की बात करें तो क्या, तो हम जानते हैं कि पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो क्या उस समय इस भूखंड पे कुछ मिले हैं साक्ष्य? तो जी हाँ, अवश्य मिले हैं। हम जानते हैं कि पुरा पाषाण काल जो सामान्य तौर पे 1 लाख ईसा पूर्व से लेके 40,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। तो जी हाँ, यहाँ पे मिले हैं। जो भीम बांध है वहाँ पे कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी जो पाषाण के औजार थे जैसे खुरपा, ये हसिया, ये सारे जो औजार मिलते हैं वो मिले हैं। तो इससे साबित होता है कि वहाँ भी कुछ जो है वहाँ पे जीवन के क्या कि मानव जीवन के साक्ष्य मिले। भीम बांध यानी पाषाण काल से ही पुराना है। मध्य पाषाण काल में मुंगेर वाला जो इलाका है वहाँ पे कुछ साक्ष्य मिले हैं जो बताता है कि वहाँ पे मानव जीवन था। और साथ ही साथ नव पाषाण के में जब आप पढ़ेंगे तो एक चिरांद जगह है, जो आप अगर अभी वर्तमान समय में देखें तो सारण और ये जो हाजीपुर के आसपास चिरांद में अगर बात करें तो चिरांद में क्या मिला है, तो आप ऐसे भी पढ़ते हैं हड्डियों के औजार मिले हैं। तो ये सबसे विशेष है। तो अक्सर सवाल पूछ दिया जाता है कि चिरांद किस लिए जाना जाता है, या सवाल पूछ लेता है कि हड्डियों का औजार किस जगह पे मिला है, तो वो है चिरांद। तो ऐसे करके चिरांद, चेचर, इन जगहों पे नव पाषाण से संबंधित, उस कालखंड से संबंधित क्या मिले हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे अगर बात करें तो ताम्र पाषाण संस्कृतियों की बात करें, हम जानते हैं कि फिर नवपाषाण काल में क्या हुआ, कृषि का आविष्कार हुआ। और कृषि के आविष्कार ने क्या किया कि मृद भांडों को जन्म दिया, यानी मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन। तो जब कृषि आएगी तो फिर उसे क्या करना होगा, उसे संरक्षित करने के लिए, संरक्षण करने के लिए बर्तनों का प्रयोग होगा। तो बर्तनों को प्रयोग करने के कारण ही कि उस समय कालखंड में, उस कालखंड में काफ़ी अलग अलग प्रकार के बर्तन मिले हैं, तो उसे मृद भांड संस्कृतियां कहते हैं। तो मृद भांड भी मिले हैं यहाँ पे, काले लाल के मृद भांड यहाँ पाए गए हैं। लेकिन अगर ये सभी क्या है, अभी तक प्राक इतिहास और आदि इतिहास की बात है, तो उतने स्पष्ट नहीं है। तो जो भी पुरातत्व के साक्ष्य मिले हैं उसी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बिहार का जो ये है इतिहास क्या है, पाषाण काल से ही है। और बाद में ताम्र पाषाण संस्कृतियां भी मिल रही हैं। उसके बाद जो सबसे स्पष्ट रूप से अगर हम पूरे भारत के संदर्भ में अगर कहें तो जो इतिहास जहां से लिखित जो है मौजूद होता है, पढ़ा और समझा गया है, तो हम जानते हैं कि वैदिक सभ्यता से शुरुआत हो जाती है। तो उसी जिस तरह से पूरे भारत के इतिहास में वैदिक सभ्यता से जो है स्पष्ट रूप से लिखित साक्ष्य मिलने लगते हैं, वैसे ही बिहार के संदर्भ में भी वैदिक सभ्यता से, वैदिक समाज से मिलना शुरू हो जाता है। तो हम जानते हैं कि वैदिक सभ्यता, वैदिक समय आया है जिसमें ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल आता है। तो ऋग वैदिक का जो एरिया है हम जानते हैं कि ये सप्त संधव वाला, जहाँ सात सिंधु यानी जो पंजाब की 5 और बाकी और 2 नदियों को मिला के जो ये क्षेत्र है वो समय था। ऋग वैदिक के बाद धीरे धीरे उत्तर वैदिक आते आते वो जो है क्या हुआ है, प्रसार हुआ है पूरब की ओर। तो उसी तरीके से
साक्ष्यों में वर्णन मिलता है। ये ऐसा कैसा स्पष्ट हो रहा है, हम लोग तो थे नहीं, तो ये कैसे स्पष्ट हुआ कि ये चीज हुआ, तो वो साक्ष्य कहता है। और साक्ष्य क्या है कि आप जानते हैं कि वैदिक सभ्यता के लिए जो स्रोत हैं वो वेद अपने आप में महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में है। तो जो वेद हैं उसमें एक 4 वेद होते हैं, कौन कौन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो उसमें जो यजुर्वेद है उसके 2 भाग होते हैं, यानी 2, एक शुक्ल और एक कृष्ण है। और उसका जो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है यानी शतपथ ब्राह्मण, उसमें सबसे पहले जिक्र किया गया है बिहार के इन क्षेत्रों के बारे में, और उसे विदेह के रूप में कहा गया है, माधव विदेह। उसमें चर्चा की गई है राजा की कि सदा नीरा यानी कि जो गंडक नदी है सदा नीरा का जिक्र हुआ है। तो कभी कभी सवाल ऐसे पूछे गए हैं कि किस ब्राह्मण में या किस साक्ष्य में, लिखित साक्ष्य में सबसे पहले बिहार का जिक्र आता है, तो वो है शतपथ ब्राह्मण। कभी कभी ये भी सवाल पूछा गया है कि गंडक को प्राचीन समय में या वैदिक समय में क्या कहते थे, तो सदा नीरा कहा गया है, ये भी सवाल पूछ लिया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है। और उसी राजा विदेह जो है, निमि विदेह, बाद में ही वो जनक, जो घटनाक्रम है कि उसी राजवंश में जनक आते हैं और जनक से ही फिर उनकी पुत्री के रूप में सीता, जो आप जानते हैं कि कितनी राम और सीता की कहानी भारत में प्रसिद्ध है, तो वो उसी वंश की बात हो रही है, तो वहाँ से जिक्र मिलता है। आगे बात करें तो महाजनपद काल, हम जानते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से हम एक काफ़ी बड़ा परिवर्तन होता है, जिसको हम कहते हैं पुनर्जागरण भी कहते हैं या एक धार्मिक आंदोलन भी कहते हैं। जब कौन, जो गौतम बुद्ध और महावीर की कर्मभूमि रही है ये जगह, यह स्थल, तो वहाँ से जो बिहार का इतिहास है वो पूरे भारत के इतिहास के रूप में क्या है, रंगमंच के रूप में जाना जाता है। तो उसे हम समान स्तर पे बुद्धिज्म और जैनिज्म को पढ़ते हैं, तो उससे संबंधित सवाल तो आपने पढ़ा ही होगा, तो हम उस पर ज़्यादा क्या व्याख्या नहीं देंगे, क्योंकि वो एक सामान्य तौर पे आप उसको जानते हैं। और हमने पहले ही कहा है कि हम उन अंश को ज़्यादा बात करेंगे जिसका जिक्र कम से कम होता है। सामान्य तौर पे वो आपको हर पुस्तकों में पढ़ते हैं और आप जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आप ये भी जानते हैं कि कैसे जो महाजनपद काल के बाद मगध साम्राज्य का क्या होता है, उद्भव होता है और कर्ष होता है कि नहीं। आपने देखा कि जो प्राचीन दुनिया का सबसे प्राचीन राजतंत्र जो साम्राज्यवाद का शुरुआत, उसके भी साक्ष्य यहीं से मिलते हैं, और गणतंत्र के भी साक्ष्य इसी बिहार भूमि में मिलता है। तो लिच्छवी, इधर मगध साम्राज्य था और इधर लिच्छवी था, गंगा के उस तरफ लिच्छवी और गंगा के इस तरफ मगध। तो ये मगध साम्राज्य ही, आप अंग की भी बात करें तो भागलपुर वाला जो है अंग जनपद भी था, महाजनपद भी था। तो ये जो है यहाँ से इतिहास जो है, इस भूभाग का इतिहास इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसे सिर्फ क्या क्षेत्रीय इतिहास के रूप में नहीं बल्कि राष्ट्रीय इतिहास के रूप में पूरे व्यापक स्तर पे पढ़ा जाता है। और ये सामान्य है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जैसे कि हम पढ़ते हैं कौन, तो जरासंध वाली कहानी की बृहदत्त वंश, उसके बाद जो है हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद क्या आता है तो शिशुनाग वंश, शिशुनाग के बाद नंद वंश आता है, नंद वंश के बाद क्या आता है मौर्य वंश आता है, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आता है, कण्व वंश आता है, फिर आंध्र सातवाहन वंश आता है, तो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है नीचे। उसके बाद अगर बात करें तो फिर कुषाण वंश आता है, तो ये भी इसका प्रभाव होता है। और फिर गुप्त वंश होता है, जो फिर गुप्त वंश का फिर जान ही रहे कि हमारा जो इतिहास है, जिस समय कहते हैं कि समुद्रगुप्त बड़े बड़े राजा हुए और बड़ा प्रशासनिक सुधार हुआ और सांस्कृतिक और सामाजिक रूप में स्वर्ण काल कहा जाता है, तो गुप्त साम्राज्य हुआ। उसके बाद हर्षवर्धन का समय रहा, उसके बाद परवर्ती गुप्त आए। तो गुप्त समय तक तो इसका इतिहास जो है काफ़ी सामान्य है, आप लोग पढ़ते ही हैं, लगभग पुस्तकों में इसका जिक्र है। लेकिन परवर्ती गुप्त, हर्षवर्धन के बाद
का जो मंच है वो थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। अब जो मुख्य घटनाएं हो रही हैं, राजनीतिक घटनाएं, वो इधर शिफ्ट हो जाती हैं। तो वो वक्त के साथ कभी इधर कभी इधर कभी इधर केंद्र जो है, राजनीतिक केंद्र वो बदल रहा है, लेकिन उसकी महत्ता बनी हुई है। परवर्ती समय में अगर बात करें तो 750 ईसा पूर्व तक कौन है, तो वहाँ पे एक राजा है परवर्ती गुप्त, यानी कि गुप्तों के बाद हम जानते हैं कि गुप्त का पतन हुआ, हर्षवर्धन आए, उसके बाद भी कुछ जो गुप्ता पीरियड में ही उनके वंश और उनके जो कुलीन वर्ग थे वो फिर एक वंश को लेकर के आते हैं, तो वो परवर्ती गुप्त के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसी में जीवित गुप्त द्वितीय जो है, जीवित गुप्त द्वितीय 750 ईस्वी में रह रहा होता है यहाँ पे, और उसकी भी हत्या हो जाती है और फिर यशोवर्मन अपना साम्राज्य मिला लेते हैं। बाद में उसकी अगर बात करें तो वहाँ पे फिर जो जानते हैं क्या होता है, राजपूत काल में त्रिपक्षीय संघर्ष आपने पढ़ा होगा, उसमें पाल वंश एक महत्वपूर्ण वंश होता है, जो क्या करता है कि पाल वंश जिसके संस्थापक गोपाल को माना जाता है, गोपाल, और उसका ही फिर धीरे धीरे इस क्षेत्र पे क्या हो जाता है, प्रसार हो जाता है, यानी पाल वंश के अंतर्गत इसका शासन होता है इस भूमि का। तो पाल वंश की बात अगर करें तो उसी दौरान जो है कर्नाट वंश, तिरहुत का क्षेत्र, ये कई बार अक्सर सवाल किया गया है कि ये जो कर्नाट वंश में ये जो तिरहुत प्रमंडल आपने पढ़ा होगा, जब हम बता रहे थे बिहार के पूरा डिटेल की कौन कौन से प्रमंडल हैं और कौन प्रमंडल में कौन से जिले हैं, तो उस समय तिरहुत प्रमंडल है ना। तो तिरहुत प्रमंडल में जो है कर्नाट वंश का भी थोड़ी देर के लिए शासन रहा है, तो कई बार पूछ दिया जाता है। और मैंने जैसा कि कहा कि जहाँ पे बिहार का इतिहास सामान्य इतिहास से हटता है, सवाल वहीं से बना दिए जाते हैं, और यही सवाल विद्यार्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो ये याद रखिएगा, कर्नाट वंश तिरहुत वंश में, और ये 1097 ईसा पूर्व से लेके 1147 ईस्वी पूर्व ईसा पूर्व की बात, हाँ ये जो हम बात कर रहे हैं ईसा पूर्व की नहीं, ईसा पूर्व ईस्वी की बात हो रही है, क्योंकि अब हम लोग गुप्त साम्राज्य में आ गए हैं, और आप जानते हैं कि हम कहाँ तक, 8वीं शताब्दी है ना। तो ईसा पूर्व नहीं, ईसा पूर्व कब कहते हैं, 0 से पहले। थोड़ा सा इस पे भी देखिए कि ईसा पूर्व तब कहते हैं, यानी क्राइस्ट के जन्म को, क्राइस्ट के बर्थ ईयर को रेफरेंस मान लिया गया, उसके बाद को एडी कहते हैं, और इसके पहले को क्या कहते हैं, बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट, और एनो डोमिनी। बिफोर क्राइस्ट को हिंदी में ईसा पूर्व बोलते हैं, अंग्रेजी में ईसी बोलते हैं। कहीं कहीं पुस्तकों में आप देखेंगे कि फिर क्या है, वहाँ पे BCE लिखा रहता है और यहाँ CE लिखा रहता है। इसका क्या मतलब होता है, तो ये कॉमन एरा है और इसका है बिफोर कॉमन एरा, यानी कि जो 0 के बाद जो इधर हम AD को मानते हैं उसको कॉमन एरा कहते हैं, और उससे पहले को बिफोर कॉमन एरा कहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, तो हम बात कर रहे हैं कि 750 ईस्वी में हमने क्या कहा कि गुप्त साम्राज्य तक तो हम लोग सब कुछ पढ़ रहे हैं, सबको समान रूप से पता है। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद थोड़ा सा इतिहास में क्या होता है, अंधेरा मंडराने लगता है। हर्षवर्धन तक का स्पष्ट है, लेकिन उसके बाद इतने सारे हौज पौज हो जाता है कि जो विद्यार्थियों को समझने में मुश्किल होने लगता है कि इसके बाद कौन वंश आया, कहाँ पे किसका शासन हुआ, तो ऐसे में चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो मैं वही बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब गुप्त साम्राज्य के बाद हर्षवर्धन तक तो चला, लेकिन हर्षवर्धन के बाद जो शक्ति साम्राज्य का जो एक कहते हैं ना वैक्यूम क्रिएट हुआ, शून्य क्रिएट हुआ, उसको फिल करने के लिए कई सारी जो क्षेत्रीय जो साम्राज्य थे क्षेत्रीय स्तर पे, वो सब क्या कर रहे थे, आपस में संघर्ष करना शुरू किए। तो संघर्ष का भी दौर शुरू हुआ, और आप लोगों ने, हम लोगों ने सभी ने पढ़ा है कि त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू होता है कन्नौज के लिए। लेकिन उससे पहले भी एक परवर्ती गुप्त का और कर्नाट वंश का जिक्र हो जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि तिरहुत में 1097 से लेके 1147 ईस्वी तक यहाँ पे कर्नाट वंश चला है, तो तिरहुत जगह पे। तो ये अक्सर मैंने देखा है कि 1-2 जगह प्रश्न पूछ लिया गया, इसलिए यहाँ पे जानना आवश्यक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आप देखते हैं कि फिर ये गढ़वाल वंश
तो आप जानते हैं कि जो बनारस और ये जो क्षेत्र है, इलाका है उत्तर प्रदेश और ये जो है बिहार का, तो गढ़वाल वंश का भी इस पे क्या होता है, प्रभाव हो जाता है। और गढ़वाल वंश को कैसे समझेंगे, तो आप देखे होंगे कि पृथ्वीराज चौहान और गढ़वाल का कौन, गढ़वाल वंश का जयचंद और उसकी बेटी संयोगिता की कहानी, और उसके साथ पृथ्वीराज चौहान की कहानी तो आप जानते हैं, ये सब सामान्य इतिहास के रूप में हम लोगों ने पढ़ा ही है। तो उसका गढ़वाल वंश का प्रभाव रहता है। तो गढ़वाल वंश के बाद जानते ही हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो युद्ध हार जाता है, पहले तो जीता, फिर जब हार गया तो हारने के बाद फिर किसका आक्रमण हो जाता है, तो हम जानते हैं कि फिर वही मोहम्मद गोरी का हो जाता है। और मोहम्मद गोरी का ही एक क्या था, उसके कई सेना थे, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक उसका क्या था, एक सेनापति, उसका गुलाम था तो उसका एक सेना ही था। वैसे ही एक जो था मलिक हुसामुद्दीन था, और उसका सहयोगी जो ये अवध और बनारस है, इसका जो इस क्षेत्र का जो प्रांतपति था वो था, जब वो आया था तो उसका नाम था मलिक हुसामुद्दीन, और उसका सहयोगी था, उसका नाम था बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी जो था वो 1198 से लेके 1204 के बीच में बंगाल तक सफल अभियान किया था, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या हुआ, दिल्ली तक तो आ गया था, और हमने देखा कि जब पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया गोरी ने, तो फिर उसका प्रभाव आ गया। और उसके बाद उसके इधर के इलाके को कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक देख रहा था, और कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ और भी उसके सेनापति थे, किसके, मोहम्मद गोरी के। उसमें से कौन था जो अवध और बनारस के आसपास के क्षेत्रों का जिसका प्रांतपति था, उसको कौन देख रहा था, तो मलिक हुसामुद्दीन था, और उसका सहयोगी जो था कौन था, बख्तियार खिलजी था। और बख्तियार खिलजी जो है वो सफल अभियान किया, कहाँ तक, बंगाल तक। और बंगाल जो है इसी रास्ते, इसी बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया है। सोचिए कि जिसको पाल वंश के, किसने, पाल वंश के दौरान जो विक्रमशिला बनी थी, और गुप्त वंश के दौरान जो नालंदा विश्वविद्यालय बनी थी, जिसने बिहार को ज्ञान भूमि का दर्जा दिलाया, उसको तहस नहस किसने किया, बख्तियार खिलजी ने किया। तो ये पढ़ेंगे और यही देखेंगे कि कैसे 1204 तक की कहानी में यहाँ पर एक अवनति का दौर भी कह सकते हैं कि शुरू हो गया। फिर जो राजनीतिक घटनाओं का जो ये केंद्र है, कभी इधर तो कभी इधर, लेकिन यहाँ पे बहुत कम रहा। तो ये थोड़ा सा समझते हैं। फिर बाद में देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आता है। तो इल्तुतमिश जो है यहाँ पे दिल्ली पे उसकी सल्तनत बनती है, वो सुल्तान बनता है। उसने क्या किया कि एगानातुन को, इस प्रांत को प्रांतपति बना दिया, और उसके बाद उसने तुगरिल खां को बनाया था। तो ये पढ़ेंगे। और फिर तुगलक काल की अगर बात करें, क्योंकि हम जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में 5 वंश अलग अलग करके शासन करते गए, उसी में फिर दिल्ली सल्तनत में क्रम में तुगलक वंश भी आता है। और तुगलक वंश के समय में फिर हम बात करें तो बिहार शरीफ की अगर बात करें, इम्पॉर्टेंट है, बिहार शरीफ एक महत्वपूर्ण शहर है बिहार का, और वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, तो मैं उसको जिक्र करना चाहूँगा कि क्या है बिहार का बिहार शरीफ। तो ये देखिए, आप अगर ये गंगा नदी है तो आप अगर नालंदा जिला में बिहार शरीफ पड़ता है, वहाँ देखिए अक्सर आपको सवाल पूछ दिया जाता है कि बिहार शरीफ जो इब्राहिम मलिक क्या है, वहाँ पे तुगलक काल में मलिक इब्राहिम, जिसको मलिक बया के नाम से भी जाना जाता है, और वहाँ उसकी क्या है, उसने बहुत अच्छा प्रशासन करता है, और वहाँ उसका मठ भी बनता है बाद में। तो ये था, उससे आपको सवाल पूछ लिया जाता है, क्योंकि बिहार शरीफ में किसका वो है, पूछ दिया जाता है कि कितना किसका कब्र है, तो वो उसी का है, मलिक इब्राहिम का। आगे अगर बात करें 1394 में, जिस समय दिल्ली के सल्तनत पे कौन बैठा है, तो तुगलक काल का ही है, कौन, वो है नासिरुद्दीन महमूद, वो बैठा है। जिस समय 1398 में क्या होता है, अटैक होता है किसका, तैमूरलंग का। तो तैमूरलंग का अटैक होता है, तो उस समय अटैक होता है, तो ये जो इसका जो कड़ी है, इसका प्रशासन है, छूट जाता है। और उसी के बाद हम जानते हैं कि जौनपुर में
क्या हुआ है, एक सरकी साम्राज्य का उदय होता है। तो उसी फिर जौनपुर साम्राज्य के, जौनपुर राज्य के अंतर्गत इसका हो जाता है बिहार का इधर वाला पोर्शन पे। तो ये प्रशासन इसके अंतर्गत चलता है, तो ये जानते हैं। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी बात अगर हम करें तो ख्वाजा जहाँ जो है यहाँ पे क्या बनता है, ख्वाजा जहाँ जो इसको है ख्वाजा जहाँ जो है यहाँ पे प्रांतपति बनता है। और उसके बाद जौनपुर के बाद सरकी वंश में आ जाता है, उसी के अंतर्गत इसका प्रशासन हो रहा होता है। बाद में सिकंदर लोदी जो है इसको 1495-96 में सिकंदर लोदी जो है हुसैन शाह सरकी को पराजित करके और दरिया और नुहानी को प्रांतपति बनाता है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि लंबा हो जाएगा काफ़ी वीडियो। इसके बाद हम लोग मुगल काल को बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। यानी हमने अभी तक क्या पढ़ा, तो सिंपल ये पढ़ा कि कैसे मध्यकालीन वक्त में इसका जो बिहार का जो क्षेत्र है वो अपना क्या है, इसका जो अतीत है, थोड़ा सा इसका जो केंद्र है थोड़ा सा विचलित हुआ है। और बख्तियार खिलजी ने तहस नहस किया, ये भी जान गए आज। और क्या जान गए कि भाई ये मुगल काल में इसकी क्या स्थिति थी, तो हमने देखा कि इसका बदलता रहा है। मुगल का मध्यकालीन काल की बात कर रहे हैं, मध्यकालीन में तो मध्यकालीन दो ही हैं, एक तो सल्तनत में और दूसरा मुगल में। तो आज हम सल्तनत तक ही ख़त्म करते हैं और आगे पढ़ेंगे मुगल और आधुनिक वक्त को। तो आज क्या हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे जो आक्रमण हुआ उत्तर भारत पे, और उस आक्रमण का सबसे बड़ा, एक तो नकारात्मक प्रभाव पड़ा ही हर जगह, लेकिन सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव बिहार में भी पड़ा। और उसके जो दो शिक्षा के केंद्र थे जिसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध था वो तहस नहस कर दिया गया। कौन करने वाला था, बख्तियार खिलजी। कब से कब, 1198 से 1204 के आसपास में उसने दोनों को तहस नहस कर दिया। तो उससे अवनति हो गई। सोचिए कि कभी शिक्षा का केंद्र कहा जाने वाला जगह का जो केंद्र था वही ध्वस्त कर दिया गया। दूसरी बात हमने देखा कि इल्तुतमिश आया, इल्तुतमिश ने क्या किया कि प्रांतपति नियुक्त कर दिया, है ना। तो उसमें हमने देखा यगानुत्तून आया, तुगरिल खां आया, फिर तुगल काल आया। उसमें हम देखते हैं कि कौन आता है भाई, गुलाम वंश के बाद उसके बाद कौन आता है, तो खिलजी वंश आता है। खिलजी के बाद कौन आता है, तुगलक वंश आता है। तो तुगलक वंश की अगर बात करें तो उस समय बिहार शरीफ, क्योंकि एक सवाल पूछ देता है किस पे, मलिक बया से या मलिक इब्राहिम से, कि जिसका बिहार शरीफ में क्या है उसका मकबरा बना हुआ है, तो उससे पूछ दिया जाता है। तो उसकी जिक्र करें कि वही तुगलक काल के समय ही ये प्रांतपति था और काफ़ी अच्छा प्रशासक था। तो इसलिए जिक्र कर रहे हैं ताकि इससे जो सवाल पूछता है तो अचानक याद करने में दिक्कत होती है कौन था। तो वो तुगलक काल के समय एक अच्छा प्रशासक था और उसका वही कब्रगाह है, और वो मलिक इब्राहिम, मलिक बया के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो 1394 में कौन था यहाँ पे, तो हम जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत पे नासिरुद्दीन महमूद का शासन था। और उसी समय क्या होता है कि वो उसको ख्वाजा जहाँ को क्या किया है, यहाँ का प्रांतपति बनाया है। फिर 1398 में क्या होता है कि तैमूर लंका भारत पे आक्रमण होता है। तो उस आक्रमण के कारण जो प्रशासन का अस्त व्यस्त हो जाता, उसी का बाद में क्या होता है, जौनपुर एक नया राज्य के रूप में उभरता है, सरकी वंश जहाँ उदय होता है। उसी के अंतर्गत फिर ये क्या हो जाता है, बिहार का प्रशासन होने लगता है। तो ये हो गया। उसके बाद फिर से ये दिल्ली सल्तनत में किसने इसको मिलाया, क्योंकि अभी तक ये जौनपुर के अंतर्गत है। तो सिकंदर लोदी, यानी कि हम जानते हैं तुगलक के बाद कौन आया, सैयद, और सैयद के बाद लोदी। और लोदी में सिकंदर लोदी ने फिर क्या किया, जो हम जानते हैं कि सिकंदर लोदी क्या था, एक महत्वाकांक्षी शासक था जिसने फिर से इस प्रांत को अपने सल्तनत में मिलाया। किसको, तो हुसैन शाह सरकी को हरा करके 1495-96 में उसने क्या किया, यहाँ के जो शासक था जौनपुर का शासक हुसैन शाह सरकी, उसको हरा दिया और हरा करके उसको दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। और मिलाने के बाद किसको प्रांतपति बनाया, तो दरिया और नुहानी को वहाँ पे प्रांतपति बनाया। तो ये था आज का इतिहास, बिहार का इतिहास का पार्ट 1, जिसमें हमने आपको आउटलाइन समझाने की कोशिश की। कहां से कहां तक, तो उसके प्राचीन काल से लेकर के सल्तनत काल तक।
आज से अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे सल्तनत काल के बाद यानी मुगल काल के बारे में जिक्र करेंगे और उसके बाद आधुनिक काल को पढ़ेंगे और आधुनिक काल में भी पढ़ेंगे सबसे महत्वपूर्ण जो बाद में जहां पे बिहार के जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का क्या रोल हो रहा है और साथ ही साथ बिहार को अलग प्रांत बनने की कहानी में किसान आंदोलन यहाँ से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो इसलिए बने रहिए इंडियन वॉरियर क्लासेस के साथ और अगर और कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं अगले वीडियोस में। ठीक है, धन्यवाद।